हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून सभी को। लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था शेप एंड साइज़ ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आकृति और उसका आकार किस प्रकार का है। हमने लास्ट में उस पर डिस्कशन किया और काफ़ी कुछ हमने वहाँ मत देखे। वहाँ हमने बेबीलोनिया का मत देखा, अरस्तु की बात देखी, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, इन्होंने अपना मत दिया, उस पर हमारा डिस्कशन हुआ था। और अब इसी टॉपिक का एक और सब टॉपिक हम चर्चा करने जा रहे हैं, मोशंस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की गतियाँ, या मूवमेंट ऑफ द अर्थ भी हम कह सकते हैं, उसे मूवमेंट ऑफ द अर्थ भी कह सकते हैं या मोशन ऑफ द अर्थ भी कह सकते हैं। क्लियर? तो आज का हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं पृथ्वी की गतियाँ। तो आप टॉपिक लिख लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले हम टॉपिक लिख लेते हैं। इसे मूवमेंट ऑफ द अर्थ भी कह सकते हैं, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द अर्थ भी कह सकते हैं या मोशंस ऑफ द अर्थ भी कह सकते हैं। मोशंस ऑफ द अर्थ हम पढ़ने वाले हैं मोशंस ऑफ द अर्थ या पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती है, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। इज इट क्लियर हो गया होगा आपको? चलिए नेक्स्ट, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पृथ्वी की कौन सी गतियाँ होती हैं। ठीक है, तो नंबर 1, सबसे पहले पृथ्वी की जो गति होती है उसको हम कहते हैं रोटेशन। रोटेशन इट्स मीन्स, इसे हम हिंदी में कहते हैं रोटेशन को घूर्णन, परिभ्रमण या दैनिक गति। इज इट क्लियर? रोटेशन, घूर्णन, परिभ्रमण या इसको हम कहते हैं दैनिक गति, इसका नाम है। क्लियर? आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहली जो गति होती है वो कहलाती है रोटेशन। रोटेशन को हम हिंदी में बोलते हैं घूर्णन गति। ठीक है, इसके अलावा हम इसे कहते हैं परिभ्रमण गति या दैनिक गति, हम इसको कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड की बात करें, यानी कि सेकंड नंबर पे कौन सी गति आती है, तो सेकंड नंबर पर आती है रेवोल्यूशन। इसे हम कहते हैं परिक्रमण गति, या इसका एक नाम और है वार्षिक गति। क्लियर? रोटेशन यानी कि घूर्णन गति, परिभ्रमण गति या दैनिक गति, हम इसे कहते हैं। रेवोल्यूशन का मतलब होता है परिक्रमण करना या परिक्रमा करना, और या फिर हम इसे कहते हैं वार्षिक गति। तो दो प्रकार की महत्वपूर्ण गतियाँ होती हैं। एक होती है रोटेशन, रोटेशन किस प्रकार से होता है उसकी हम चर्चा करेंगे। एक होता है रेवोल्यूशन, एक होता है परिक्रमण या वार्षिक गति। तो वन बाय वन हम एक एक डिस्कशन करना प्रारंभ करते हैं कि मोशंस ऑफ द अर्थ जो है, यानी कि पृथ्वी की जो गतियाँ हैं, पृथ्वी की गतियों को दो भागों में बांटा है, रोटेशन और प्लस रेवोल्यूशन। तो पहले हम बात करते हैं रोटेशन की, कि रोटेशन की जो गति है पृथ्वी की वो किस प्रकार से होती है। देखिए घूर्णन और परिभ्रमण या दैनिक गति, इसमें से कोई सा भी हिंदी में नाम आ सकता है, लेकिन इंग्लिश में जो नाम आएगा वो रोटेशन ही आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए रोटेशन कैसे है, रोटेशन गति कौन सी है, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए आपको पता है पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है, यहाँ बना देते हैं हम बड़ी, हमारी जो पृथ्वी है ये 23.5 डिग्री का अक्ष है,
ये हमारी पृथ्वी का क्या कहलाता है, अक्ष, ठीक है, एक्सिस इसको कहते हैं, एक्सिस। हमारा जो पृथ्वी का एक्सिस है, अक्ष जो है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, यानी 23.5 डिग्री एंगल पर ये झुका हुआ है, झुका है, क्लियर। यानी हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पर टिल्ड हुई है, झुकी हुई है। अब हमारी पृथ्वी का ये जो अक्ष है जो मैंने बनाया है आपके सामने, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पृथ्वी का अक्ष है, इस पृथ्वी के अक्ष पर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ, ऐसे पश्चिम से पूर्व की तरफ, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ अपने अक्ष पर घूमती है। उस गति को हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति, परिभ्रमण गति या दैनिक गति। क्लियर हो गया। ये जो अक्ष है ना, एक अक्ष होता है, एक्चुअल में एक प्रकार का कोई अक्ष नहीं है, हम यूँ कह सकते हैं कि एक काल्पनिक है, ठीक है। इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये काल्पनिक है, ऐसा कोई अक्ष नहीं होता, लेकिन हम मानते हैं कि पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री पर टिल्ड है और पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन कर रही है, इस प्रकार से। क्लियर हो गया। इस प्रकार से पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। घूमने का कारण क्या है कि एक तो 23.5 डिग्री पर हमारी पृथ्वी क्या है, टिल्ड है, यानी झुकी हुई है। दूसरा ये है कि इनमें जो गति है, मतलब हमारी पृथ्वी में जो गति है, उस गति का प्रमुख कारण क्या है, जब हमारे ग्रहों का निर्माण हो रहा था उसी समय ये गति इनमें मौजूद थी, ठीक है। जब हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ था, हम पढ़कर आ चुके हैं सौरमंडल का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो हमारे सौरमंडल का निर्माण जिस प्रकार से हुआ था, तो उस समय उसमें जो गति थी, केवल पृथ्वी में नहीं सभी ग्रहों में गति थी। तो सभी ग्रहों में गति होने के कारण हमारी पृथ्वी में भी गति विद्यमान थी, जिसमें से एक हम पढ़ रहे हैं रोटेशन और दूसरी हमने बताई थी आपको रेवोल्यूशन, यानी कि परिक्रमण गति या वार्षिक गति। क्लियर हो गया। और ये हमारे एक्सिस पर, मतलब पृथ्वी का जो एक्सिस है उस पर 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है हमारी पृथ्वी, और झुकी होने के कारण ये विभिन्न प्रकार के यहाँ पर इफेक्ट नज़र आते हैं। हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के इफेक्ट आते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो हमारी पृथ्वी घूर्णन करती है, परिभ्रमण करती है, या उसे हम दैनिक गति मान सकते हैं। दैनिक गति करती है तो हमारी पृथ्वी पे क्या क्या इफेक्ट आते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आपको पता चल गया नंबर 1 कि घूर्णन गति क्या होती है। इज इट क्लियर। आप बना लीजिए डायग्राम इस तरह से, पश्चिम से पूर्व, ये लिख लीजिए यहाँ कि पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ ये क्या करती हैं, गति करती है। हमारी पृथ्वी का जो रोटेशन होता है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है, ठीक है। लिखिए आप इसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पृथ्वी की गतियों में, फिर नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, इसकी हम बात करेंगे। क्लियर हो गया, ये हम मिटा देते हैं। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ रोटेशन, यानी कि इनके प्रभाव क्या होते हैं, ठीक है। यानी कि रोटेशन, घूर्णन गति के या परिभ्रमण गति के या दैनिक गति के क्या प्रभाव होते हैं, हम इस पर डिस्कशन करते हैं। तो आप यहाँ लिख लीजिए इफेक्ट ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं पॉइंट डालकर, इफेक्ट ऑफ रोटेशन, इफेक्ट ऑफ रोटेशन यानी कि घूर्णन गति के प्रभाव। घूर्णन गति के प्रभाव की हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए नंबर वन, घूर्णन गति के प्रभाव क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि घूर्णन गति से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम कहते हैं अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल का निर्माण,
क्लियर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्री बल का निर्माण होता है। ये हमने पहले पढ़ा भी था, आपको अच्छे से याद होगा। हमने पहले पढ़ा भी था जब हम पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत को हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमारी चर्चा हुई थी, उसमें बात हुई थी। उसमें मैंने आपको बताया भी था कि हमारी पृथ्वी में या जितने भी ग्रह हैं उसमें दोनों ही प्रकार के बल लगते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है और वहीं दूसरी ओर उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्री बल भी लगता है। अब देखिए, ये समझना ज़रूरी है कि अपकेंद्री बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो क्यों लग रहा है, क्योंकि इसका कारण मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से निहारिका जो गतिमान थी, हमारी निहारिका जो इस अंतरिक्ष में थी, वो प्रतिदिन बहुत तेज़ स्पीड से घूम रही थी और उसी में से छिटक कर हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ। इट्स मीन्स ये बात है कि हमारी पृथ्वी में भी अपकेंद्री बल होगा, यानी हमारी पृथ्वी में भी बाहर जाने की गति होगी, बाहर जाने की उसमें क्षमता होगी। इज इट क्लियर। तो अपकेंद्री बल का निर्माण यानी घूर्णन की वजह से, है ना, ध्यान रखना, घूर्णन के कारण, हम घूर्णन के कारण पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा इफेक्ट ऑफ रोटेशन, यानी कि घूर्णन की गति के प्रभाव क्या होते हैं, तो अपकेंद्री बल का निर्माण होता है। पहली बात आपको समझ में आ गई कि रोटेशन का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, सबसे पहला अपकेंद्री बल का निर्माण होता है। इज इट क्लियर हो गया होगा आपको, अपकेंद्री बल का निर्माण होता है। अब देखिए, अपकेंद्री बल से होता क्या है, तो अपकेंद्री बल से ज्वार भाटे का निर्माण होता है। ज्वार भाटे का या ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है। ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अपकेंद्री बल से क्या होता है, अपकेंद्री बल से ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है, जो कि आप प्रतिदिन आप देखते हैं, प्रतिदिन ज्वार भाटा आता है। हालांकि ज्वार भाटे के अलग अलग रूप होते हैं। अमावस्या के दिन आने वाला जो ज्वार भाटा होता है वो अलग होता है, तो ज्वार भाटा के रूप आप अलग अलग देखते हैं। लेकिन एक सिंपल सी हम बात कर रहे हैं कि अपकेंद्री बल से ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है। एक सिंपल सा फॉर्मेट हम बात कर रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ रोटेशन से क्या होता है, नंबर 1 अपकेंद्री बल का निर्माण होता है। लिखिए, आप नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट, अपकेंद्री बल के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ रोटेशन, है ना। इफेक्ट ऑफ रोटेशन यानी घूर्णन गति के सेकंड इफेक्ट क्या होता है। सेकंड इफेक्ट, दिन व रात का निर्माण। दिन व रात का निर्माण, ठीक है। दिन व रात का निर्माण यानी कि हमारे घूर्णन गति से दिन और रात बनते हैं। हम देखते हैं ना कि हमारे 24 घंटे का दिन और रात होता है, 24 घंटे का समय लगता है, ये हम जानते हैं। कैसे, जैसे सुबह लगभग 5-6 बजे सूर्योदय होता है और लगभग 5-6 बजे ही सर्दी का समय चल रहा है इसलिए, और 5-6 बजे ही क्या है, सूर्यास्त भी हो जाएगा। तो ये दिन का समय हो गया। ये कैसा समय हो गया, दिन का समय। और फिर इसके बाद रात्रि समय शुरू हो जाएगा और वापस ये 5 बजे तक, सुबह के 4 या 5 बजे तक वापस ही रात्रि का समय रहेगा। इसका मतलब 24 घंटे के समय में दिन और रात का निर्माण होता है। हालांकि शीत ऋतु में दिन की अवधि जो होती है वो कुछ अलग हो जाती है और रात की अवधि होती है वो कुछ अलग। उसी विपरीत ग्रीष्म ऋतु में ये अवधि बदलती है। ग्रीष्म ऋतु में जो दिन की अवधि होती है वो बढ़ जाती है और जो रात्रिकालीन अवधि होती है वो घट जाती है। ये डिपेंड करता है, हम आगे पढ़ेंगे, ये डिपेंड करेगा आपकी परिक्रमा पर। जो हमारे पृथ्वी की परिक्रमा है, सूर्य के सापेक्ष लेके जो ये परिक्रमा करती है, उस पर ये इम्पैक्ट पड़ता है और चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि घूर्णन की गति से क्या प्रभाव पड़ता है, दिन और रात का निर्माण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। हम जनरली मानते हैं कि 24 घंटे का जो समय होता है वो एक पूरे दिन का निर्माण करता है। एक्चुअल में हम इसको परफेक्ट लिखें तो 23 घंटे 56 मिनट और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ये एक परफेक्ट टाइम है। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का जो समय लगता है
तो हम इसको जनरली रूप में 24 घंटे मान लेते हैं। तो 24 घंटे का इससे निर्माण या दिन और रात की जो अवधि होती है वो इससे हमें घूर्णन की क्रिया से देखने को मिलती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड पॉइंट। इसी के साथ दिन और रात का निर्माण होता है। पहली बात तो हो गया दिन और रात का निर्माण, ठीक है, पहली बात तो हो गई कि दिन और रात का निर्माण हो रहा है। अब दूसरी बात क्या है, दिन और रात। अब लिखें हम यहाँ 24 घंटे का, यानी 24 घंटे इसका मतलब समय का निर्धारण। तो यहाँ लिखेंगे कि समय का निर्धारण भी होता है। क्लियर हो गया। समय का निर्धारण भी हो रहा है, यानी समय की संकल्पना, इसको एक नाम और दे सकते हैं, निर्माण या समय की संकल्पना का निर्धारण या कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, समय का निर्धारण भी देखने को मिलता है। जब रोटेशन होता है तो समय का निर्धारण भी हमें देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी का अक्ष, ठीक है, और यहाँ सूर्योदय हो रहा है। मान लीजिए यहाँ सूर्योदय हो रखा है, ये हमारा सन है। अब सूर्योदय हो रखा है, इसका मतलब ये भाग कौन सा है, पूर्व भाग, और ये भाग कौन सा है, पश्चिम। ये पूर्व है, ये पश्चिम है। क्लियर। अब सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है वो पहले यहाँ आता है, सूर्य का प्रकाश पहले यहाँ पड़ रहा है। इट्स मीन्स सूर्य का प्रकाश यदि यहाँ पड़ता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सबसे पहले दिन हो जाएगा, यहाँ दिन हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ दिन हो गया, और उस समय यहाँ रात्रि ही बनी है क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश अभी नहीं है। लेकिन अब सूर्य का गति करके ये भाग इधर जा रहा है। सूर्य अब क्या कर रहा है, गति कर रहा है। कौन सी गति, दैनिक गति या परिभ्रमण या घूर्णन। तो हमारी पृथ्वी जब गति करती है ना, हमारी पृथ्वी जब गति कर रही है तो पृथ्वी कौन सी गति कर रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। पश्चिम से पूर्व क्यों गति कर रही है, तो ये जो दिन वाला भाग है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ की तरफ घूम कर आ जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगी रात। यानी जहाँ दिन हो रखा है वो वापस वहाँ जब ये पीछे आएगा तो यहाँ हो जाएगी रात, और ये रात्रि वाला भाग जब घूमकर आगे इधर बढ़ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगी, सुबह। समझ में आया या नहीं आया, फिर बताता हूँ। ये दिन वाला भाग जो है अभी दिन हो रहा है इस वाले भाग में, अब ये पृथ्वी रोटेशन कर रही है, घूर्णन कर रही है, तो ये दिन वाला भाग चले जाएगा पीछे, यानी रात्रि के समय रात्रि की जगह आ जाएगा, और जहाँ रात हो रही है वो भाग दिन की जगह आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, दिन में रात का निर्माण हो रहा है, और इसी के साथ समय का निर्धारण हो रहा है। क्योंकि रात्रि के जहाँ रात्रि हो रही है, जहाँ रात हो रही है वहाँ समय अलग होगा, जहाँ दिन हो रहा होगा वहाँ समय अलग हो रहा होगा। तो ये क्या करता है, यानी रोटेशन जो करता है ये दिन और रात का निर्धारण के साथ साथ ये समय का निर्धारण भी करता है। क्लियर हो गया। तो अब केंद्रीय बल का निर्माण नंबर 1, दिन और रात का निर्माण नंबर 2, और समय का निर्धारण नंबर 3। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है घूर्णन की गति के प्रभाव में। आगे हम और पढ़ते हैं। क्लियर हो गया, ये मैं मिटा देता हूं। अब देखिए पृथ्वी की गति के कारण तीसरा इम्पैक्ट क्या पड़ता है, पृथ्वी की गति के कारण तीसरा इम्पैक्ट क्या पड़ता है, मतलब फोर्थ नंबर इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अब जब हमारी पृथ्वी की गति रोटेशन है और अब केंद्रीय बल अधिक लग रहा है, ठीक है, अब केंद्रीय बल अधिक लगता है, अब केंद्रीय बल अधिक लग रहा है। अब केंद्रीय बल कहाँ अधिक लग रहा है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अब केंद्रीय बल जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो अब केंद्रीय बल सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा पर होता है। सबसे कम कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर होता है, क्योंकि वहाँ जो गति होती है वो शून्य होती है, वहाँ गति कैसी होती है, शून्य। क्लियर हो गया। तो अब केंद्रीय बल
सर्वाधिक लगता है भूमध्य रेखा पे। सर्वाधिक कहाँ लगता है? भूमध्य रेखा पे सर्वाधिक लगता है। अब हम बात कर रहे हैं तो फिर इससे होता क्या है? तो पृथ्वी का जो आकार है, ठीक है, इससे होता क्या है? पृथ्वी का जो आकार है, पृथ्वी का आकार, यानी पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड शेप में। तो पृथ्वी का जो आकार है जिसे हम जियोइड शेप कह रहे हैं, तो पृथ्वी का आकार जियोइड शेप किसके कारण हुआ? घूर्णन गति के कारण। क्लियर हो गया? तो पृथ्वी का जो आकार है यानी जो जियोइड शेप बना है वो किसके कारण बना है? घूर्णन गति के कारण बना है। क्लियर हो गया? क्यों हो गया अभी बताता हूं मैं आपको वापिस। क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो ध्रुवों से चपटी है। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो ध्रुवों से कैसी है? चपटी। क्लियर? जबकि इसका भूमध्य रेखीय भाग जो है, ठीक है, इसका भूमध्य रेखीय भाग जो है वो कैसा है? अधिक या विस्तार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपकेंद्रीय बल लगता है। और यहाँ कौन सा बल लग रहा है? यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और यहाँ अपकेंद्रीय बल लग रहा है, इसलिए यहाँ पर उभार है। यहाँ क्या है? उभार। और यहाँ क्या है? चपटापन। क्लियर? तो अपकेंद्रीय बल जहाँ अधिक लग रहा है हमारी पृथ्वी पर, उस वाले भाग में क्या है? उभार। और ध्रुवों पे क्या है? चपटापन, क्योंकि वहाँ क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ अधिक लग रहा है। इसीलिए हमारी जो पृथ्वी का जो शेप है वो किस प्रकार का है? वो जियोइड शेप का है। कैसा है? जियोइड। जो पृथ्वी का शेप है वो कैसा है? जियोइड। कैसा शेप हो जाएगा दोस्तों? जियोइड शेप इसका हो जाएगा। नोट कीजिए। नेक्स्ट, तो पृथ्वी का आकार जियोइड है, ये आपको समझ में आ गया। पृथ्वी का आकार जियोइड क्यों है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। फिर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि इसके बाद कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर घूर्णन के कारण हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए हमने पढ़ा था दिन रात का बनना। ठीक है, दिन रात का बनना वो आपको समझ में आ गया। समय का निर्धारण वो समझ में आ गया। पृथ्वी का आकार जियोइड क्यों है ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट की हम बात करते हैं, और आपका फिफ्थ पॉइंट होगा मौसम में परिवर्तन। मौसम में परिवर्तन, चेंज ऑफ वेदर, यानी हमारा जो मौसम परिवर्तित होता है, तो मौसम के परिवर्तित होने के लिए भी कौन जिम्मेदार है? घूर्णन गति। क्लियर हो गया? मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है, तो मौसम में परिवर्तन होने के लिए भी कौन जिम्मेदार है? घूर्णन गति। क्यों? देखिए, हम सामान्यतः रूप में जानते हैं कि मौसम दिन में कई बार बदलता है। जैसे सूर्य ताप अधिक हो जाना, जैसे दिन के समय आप देखें तो दिन के समय सूर्य का ताप अधिक हो जाता है। हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो सूर्य का ताप ऑलमोस्ट सुबह 7 बजे 8 बजे से जब सूर्य निकलता है तब से तापमान अधिक हो जाता है। क्लियर? इतना बात आपको समझ में आया। और उसके बाद रात्रि में लगभग 7-8 बजे तक भी गर्म हवाएं चलती है, तापमान निरंतर बना रहता है। वहीं शीत ऋतु की हम बात करें तो शीत ऋतु में तापमान दोपहर के समय थोड़ा अधिक रहता है, ऑलमोस्ट 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, और उसके बाद फिर धीरे धीरे तापमान फिर कम होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे ही हम सुबह की तरह देखें, सुबह के समय भी तापमान अधिक रहता है क्योंकि सूर्य उदय होता है लेकिन ठंडक रहती है।
तो मौसम में परिवर्तन आता है, या बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, या कभी कभी घने बादल हो जाते हैं, अचानक वर्षा हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, मौसम में परिवर्तन हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है। तो मौसम चेंज किस गति के कारण हो रहा है, तो घूर्णन गति के कारण हो रहा है। इज इट क्लियर? तो मौसम में जो परिवर्तन होता है, तो मौसम में परिवर्तन के लिए जो जिम्मेदार कारक है वो है हमारी घूर्णन गति, जो कि हमारी पृथ्वी में निहित है और जिसके माध्यम से मौसम में परिवर्तन होता है। क्लियर हो गया? समझा दिया मैंने आपको मौसम में परिवर्तन क्यों होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, फिर हम बात करें 5th के बाद 6th पॉइंट का, तो पवनें व समुद्री धाराएं, पवनें वे समुद्री धाराओं में परिवर्तन, धाराओं में परिवर्तन, यानी पवनें और समुद्री धाराएं जो होती हैं वो भी किसके कारण परिवर्तित होती है, वो भी हमारी घूर्णन गति के कारण परिवर्तित होती है। क्लियर हो गया? अब ये कैसे होती हैं? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मौसम में परिवर्तन होना है ना, मौसम में परिवर्तन, तो मौसम में परिवर्तन क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ घूर्णन गति का प्रभाव हो रहा था। क्लियर हो गया? अब पवनें, देखिए पवनें भी क्या है, पवनें हमारे इस वायुमंडल में संचालित है और हमारी पृथ्वी को वायुमंडल चारों तरफ से घेर रखा है। अब जब ये रोटेशन करती है, यानी हमारी जो घूर्णन गति जो है, घूर्णन गति जब होती है, रोटेशन जब होता है, तो ऐसी स्थिति में पवनें अपना स्थान बदल लेती है। जैसे पवनें, सपोज हम ये मानते हैं कि पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती है, या फिर पवनें स्थल से समुद्र की ओर, या फिर पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती है। जब पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती है तो अपेक्षाकृत कैसी होती, आर्द्र या नमी होती है। क्लियर हो गया? और जब स्थल से समुद्र की ओर चलती है तो पवनें कैसी होती है, शुष्क होती है, ठंडी या गर्म हो सकती है। क्लियर हो गया आपको? तो पवनें फिर क्या करती है, मौसम को परिवर्तित करती है। जैसे हमने लिखा ना मौसम में परिवर्तन, तो पवनें फिर क्या करती है, मौसम को परिवर्तित करती है। देखिए समुद्री धाराएं भी घूर्णन के कारण इम्पैक्ट, घूर्णन की जो गति है उसके कारण मौसमी जो समुद्री धाराएं होती हैं वो भी प्रभावित होती है। कैसे, इसको समझें कि हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी का जो रोटेशन हो रहा है वो रोटेशन ऐसे हो रहा है। क्लियर? हमारी पृथ्वी का रोटेशन ऐसे हो रहा है, इसका मतलब हमारी पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसका मतलब जो समुद्री जल है वो समुद्री जल इसके विपरीत चलता होगा, समुद्री जल जो है वो इसके विपरीत चलता होगा, क्योंकि किसी वस्तु में गति ऐसी है तो समुद्र का जल ऐसे आता होगा। ठीक है, हम देखते हैं ना कि किसी को हमने धक्का दिया तो वापस रिफ्लेक्ट होकर वो अपनी तरफ आता है। दरवाजा आपने देखा होगा, दरवाजे को अपन धक्का देते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस, क्योंकि हमारा जो समुद्री है यानी प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, वो सभी गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए हैं और वो टकराकर किसी वस्तु से टकराकर पुनः वापस पश्चिम की ओर आते हैं। तो हमारी पृथ्वी की गति, हमारी पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो पश्चिम से पूर्व होने के कारण जो जल होता है, जो महासागरीय जल है, वो पुनः वापस पीछे की ओर लौटता है और फिर वो आगे की तरफ संचालित हो जाता है। तो समुद्री धाराओं का निर्माण भी किसके कारण होता है, घूर्णन गति के कारण होता है। ये लिख लीजिए आप। क्लियर हो गया? तो मौसम में परिवर्तन होता है, पवनें व समुद्री धाराओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट ले
6th पॉइंट, सॉरी 7th पॉइंट हो जाएगा। 7th पॉइंट, मौसम में परिवर्तन के बाद हमने पढ़ लिया पवनों में और समुद्री धाराओं में परिवर्तन। अब नेक्स्ट हम पॉइंट लेते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा जो हमारे खगोलीय पिंड होते हैं, ठीक है। जैसे सपोज सूर्य है, चंद्रमा है, या फिर कोई वस्तु या कोई वस्तु जो होती है उनकी जो दिशा यानी कि उनके घूमने की जो दिशा है वह पूर्व से पश्चिम की तरफ होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। ऐसा क्यों होता है ना, आप देखते हैं कि जब आप ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन मान लीजिए इस दिशा में चल रही है, ठीक है। आप देखते हैं ट्रेन इस दिशा में चल रही है, ट्रेन यहाँ से प्रारंभ हुई, ये ट्रेन आपकी यहाँ से प्रारंभ हुई और इस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो जो वस्तुएं होती हैं जैसे पेड़ होता है, मकान होता है, खेत होता है, जो आपको ट्रेन में दिखाई देता है वो ऐसा लगता है वो इस तरफ प्रतीत हो रहे हैं, वो इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो स्टेबल है। एक्चुअल में क्या होता है, वो स्टेबल है, वो अपनी जगह है, लेकिन हमारे जो जिसमें हम बैठे हैं उसमें मूवमेंट है, उसमें गति है। उसमें जब गति होती है तो हम इस तरह जा रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि वो हमसे पीछे की ओर जा रही है, ठीक है। तो खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा या कोई वस्तु, ठीक है, या कोई वस्तु पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई प्रतीत होती है। क्लियर। अब आपसे पूछे ऐसा क्यों होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं कारण। कारण क्या है, कारण यह है कि पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति पश्चिम से पूर्व होने के कारण, पश्चिम से पूर्व होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है। होता है कि कोई वस्तु या पिंड, कोई वस्तु या पिंड कहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई वस्तु या पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हो। क्लियर। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है, कारण क्या है। कारण यह है कि हमारी पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो पश्चिम से पूर्व है। क्लियर। पश्चिम से पूर्व होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि कोई वस्तु या पिंड जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए प्रतीत हो रहे हो। एक्चुअल में क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जिस वस्तु में हम बैठे हैं, ट्रेन है, बाइक है या कोई वस्तु जिसमें हम बैठे हैं और उसमें मोशन है, गति है, हम गति कर रहे हैं, तो हम इस दिशा में जा रहे हैं, वो वस्तु स्टेबल है। अब मान लीजिए ये वस्तु है और हम इस तरह से जा रहे हैं, ऐसे हम जा रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, तो वस्तु तो यूँ जा रही है लेकिन वो तो स्टेबल है, तो वो तो मूवमेंट इस तरफ लग रहा कि वो मूवमेंट इस तरफ कर रही होगी। हम ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन बहुत स्पीडली मूव कर रही है, बहुत तेज़ गति से चल रही है, तो हम तो इस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन वो वस्तु जो है, पेड़ है, मकान है या खेत है या कुछ भी वस्तु है या कोई पिंड, खगोलीय पिंड हो सकता है, जैसे सूर्य, चंद्रमा हमें दिखाई देते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम में गति है, उनमें गति नहीं है। वो स्टेबल, वो घूम भी रहे हैं, तो वो कितनी स्पीड से घूम रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जैसे मकान है, ठीक है, पेड़ है, ये हमें दिखाई देते हैं कि वो इधर मूवमेंट कर रहे हैं, एक्चुअल में मूवमेंट हम कर रहे हैं। इज इट क्लियर हो गया। ओके, नोट कीजिए। तो खगोलीय पिंड जो है वो
कोई वस्तु पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, इसका कारण मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए, आप कक्षा 11 में पढ़कर आ चुके हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में। आप अक्षांश देशांतर के बारे में कक्षा 11 में अच्छे से पढ़कर आए हैं। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर प्रारूप बताता हूँ कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती है। क्लियर है? चलिए देखिए, बात करते हैं अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं की। ये लिख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हटा देते हैं। देखिए यहां समझिए हम क्या बताना चाह रहे हैं। अक्षांश और देशांतर की हम बात कर रहे हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती है। फिर हम एक और पॉइंट को डिस्कस करेंगे। क्लियर? देखिए, ये हमारी पृथ्वी इस तरह से बनी हुई है। अब हमारी पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, क्या कौन सी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं यानी कि इमेजिनरी लाइन हमें कहते हैं। इमेजिनरी लाइन हमने इमेज किया है कि रेखाएं इस प्रकार की होगी, यानी कि काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइन। अब देखिए किस प्रकार की होती है। कुछ रेखाएं इस प्रकार से बनी हुई होती है। आपने ग्लोब को देखा होगा या आपने वर्ल्ड का मैप, इंडिया का मैप या राजस्थान का मैप देखा होगा, तो ये लाइनें कुछ इस प्रकार से बनी हुई होती है। इसको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, यानी कि जो रेखाएं इस प्रकार से बनी हुई है, हमारी पृथ्वी पर जो इस प्रकार से रेखाएं बनी हुई हैं, हम इन्हें क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। क्लियर? और कुछ रेखाएं इस प्रकार से बनी हुई होती है। तो जो रेखाएं इस प्रकार से बनी हुई है, ठीक है, कुछ रेखाएं इस प्रकार से बनी हुई है, इनको हमने क्या नाम दिया? इन्हें हमने देशांतर रेखाएं नाम दिया। देशांतर रेखाएं। क्लियर? तो अब देखिए, आप समझिए यहां पर जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि कुछ रेखाएं जो होती है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ खिंची हुई है। पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ खिंची हुई है। क्लियर? और ये जो रेखाएं हैं, तो ये जो हमारे बिंदु है पृथ्वी का, देखिए दो बिंदु है हमारी पृथ्वी पे। एक तो ये बिंदु है, यहाँ दिख रहा है, एक ये बिंदु है, और दोनों बिंदुओं पर एक्सिस बना हुआ है, हमारा जो अक्ष है वो बना हुआ है, अभी हमने आपको बताया था। तो इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, यानी कि ये हमारा है उत्तरी ध्रुव, जो सदैव सप्तऋषि मंडल जो है, जो ध्रुव तारा होता है, उसकी ओर इंगित करता है। और ये जो बिंदु है इसको हम बोलते हैं साउथ पोल, यानी कि हम इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। तो जो उत्तर से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो रेखाएं मिलाती है, हम उनको क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। और इनकी जो दिशा होती है, कहाँ से शुरू होती है? उत्तर से कहाँ होती है? दक्षिण की तरफ। उत्तर से कहाँ होती है? दक्षिण की तरफ। तो जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खिंची हुई होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। ये लाइन कैसी है? काल्पनिक रेखाएं, ये आपको ध्यान रखना है। ये रेखाएं कैसी हैं? काल्पनिक, इमेजिनरी लाइन है। नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखाएं कैसी है? देशांतर रेखाएं। क्लियर? ये पूरे ग्लोब पे बनी हुई होती है। और जो रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खिंची हुई होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। क्लियर? अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात और बता देता हूँ।
अक्षांश रेखाएं जो होती है ना, क्लियर कर देता हूँ मैं आपको ये बात। अक्षांश रेखाओं के माध्यम से क्या होता है, अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हम क्या करते हैं, जलवायु का निर्धारण करते हैं। लिख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है। तो जलवायु का निर्धारण जो होता है, किसी भी प्रदेश की जलवायु, किसी भी देश की जलवायु, किसी भी पूरे वर्ल्ड की जलवायु की हम बात करें तो उसका निर्धारण हम किससे करते हैं, अक्षांश रेखाओं के माध्यम से। क्लियर। और देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम क्या करते हैं, तो वो लिख लीजिए कि देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम क्या करते हैं, तो देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम समय का निर्धारण करते हैं, समय का निर्धारण। यदि अभी हमारी बात हुई थी ना कि समय का जो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम यानी समय की संकल्पना हम किससे प्राप्त करते हैं, घूर्णन गति से। ये तो क्लियर है कि घूर्णन गति से हमें समय की संकल्पना पता चलती है। लेकिन यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किन रेखाओं के माध्यम से समय का निर्धारण होता है, तो आपको ध्यान रखना है देशांतर रेखाओं के माध्यम से समय का निर्धारण होता है। क्लियर। और ये दोनों रेखाएं जब मिल जाती है, जैसे यहाँ मिली हुई है, जैसे देखिए इस पॉइंट पे मिली हुई है, हर पॉइंट पे कहीं ना कहीं काटेगी, यानी कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट कर रही है। हर पॉइंट पे आप देखिए, यहाँ पॉइंट देखिए, यहाँ पॉइंट देखिए, ये देखिए, तो हर पॉइंट पे कहीं ना कहीं ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करती है। तो ध्यान रखिएगा, अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं जहां एक दूसरे को काटती है, जैसे ये काटती है, ये काट रही है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्थिति का पता लगाता है, स्थिति का सही अनुमान, स्थिति का सही अनुमान। तो जब रेखाएं, दोनों रेखाएं, अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस स्थान पर काटती है, ध्यान रखना एक स्थान पर दोनों रेखाएं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को जहां काटेगी वो होगा किसी भी प्रदेश की, देश की लोकेशन हमें पता चलती है, यानी स्थिति का सही अनुमान हमें पता चल जाता है। क्लियर। और यहाँ अक्षांश रेखाएं, ध्यान रखिएगा, अक्षांश रेखाएं पर्टिकुलर केवल अक्षांश रेखाओं की बात करें तो ये किसका निर्धारण करती है, जलवायु का निर्धारण करती है। क्लियर। और पर्टिकुलर देशांतर रेखाएं जो है वो किसका निर्धारण करती है, समय का निर्धारण करती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इमेजनरी लाइन के संदर्भ में। हालांकि अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाओं को हम और वाइडली पढ़ते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट अभी केवल ये फैक्ट ध्यान रखना है आपको कि पश्चिम से पूर्व की तरफ अक्षांश रेखाएं होती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ देशांतर रेखाएं होती है। अब मैंने आपको इतना क्यों समझाया, इसलिए इतना समझाया क्योंकि हम एक घूर्णन गति में एक लास्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं और लास्ट पॉइंट आपका इस प्रकार से होगा। देखिए, एक देशांतर को पार करने में, ठीक है, जो भी होगा 7th या 8th पॉइंट होगा, 8th पॉइंट लिख लेते हैं। एक देशांतर को पार करने में, एक देशांतर को पार करने में एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। क्लियर। एक देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। ये जो देशांतर है, तो हमारी पृथ्वी जो है वो एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने के लिए कितना समय लगती है, 4 मिनट का। अब हमारा जो ग्लोब है वो हम उसको मान के क्या चल रहे हैं, एक वृत्त मान के चल रहे हैं। हालांकि हमारी जो पृथ्वी की आकृति वो वृत्त नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारी पृथ्वी की आकृति क्या नहीं है, वृत्त नहीं है, सर्कुलर पैटर्न नहीं है, क्योंकि वो जियोइड शेप में है। लेकिन जियोइड शेप का कोई मान नहीं होता। गणितीय ढंग से यदि हमें टाइम कैलकुलेट करना हो, कोई टाइम हम कैलकुलेट करते हैं तो गणितीय मान पर हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे 60 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, ऐसे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके वो चीज़ हम संपन्न कर रहे हैं। तो फिर हम इसकी आकृति या इसका कोई ना कोई हमें मान तो मानना ही पड़ेगा। तो फिर हमने इसकी आकृति लगभग कैसी मान ली, एक वृत्तनुमा आकृति हमने मान ली, क्योंकि जियोइड शेप है तो पृथ्वी पे चपटापन है। और पृथ्वी के 2 तरह की रेखाएं प्रधान रूप से हम देखें कि एक तो हम बात कर रहे हैं ध्रुवीय व्यास की
और एक बात करें हम भूमध्य रेखीय व्यास की, तो इन दोनों में केवल 43 किलोमीटर का अंतर है, 43 किलोमीटर का डिफरेंस है। इक्वेटोरियल जो सरकमफेरेंस है, परिधि है, और या फिर पोलर सरकमफेरेंस है, तो इनमें केवल हमें देखने को ज़्यादा अंतर नहीं मिलता। तो ध्रुवीय व्यास की हम बात करें तो ध्रुवीय व्यास भी और भूमध्य रेखीय व्यास में भी 43 किलोमीटर का अंतर देखने को मिलता है, जो कि इतनी बड़ी पृथ्वी पर लगभग गौण है, बहुत मेजरली उसको हम नहीं मान के चलते, इसलिए हम उसको 360 डिग्री का एक वृत्तनुमा आकृति मान लेते हैं। अब देखिए 360 डिग्री का एक वृत्त है और इसका मतलब ये 360 ही इसमें क्या होंगे, देशांतर होंगे, यानी कि जो बने हुए रिंग्स, ये रिंग्स भी कितने होंगे, 360 ही होंगे, क्योंकि 1 डिग्री का एक एक रिंग है तो 360 डिग्री के रिंग होंगे। क्लियर हो गया। अब देखें आप इसका भाग इसमें लगाएं, ठीक है, यानी एक देशांतर को पार करने में कितना मिनट का समय लेता है, 4 मिनट का समय। तो फिर ये पूरी पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगता होगा, पूरी पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगता होगा, हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर। देखिए यह आ गया 90 डिग्री हमने निकाल लिया। अब 90 डिग्री से हम ये निकाल रहे हैं कि कितना समय लग रहा है, 90 डिग्री से कितना समय लग रहा है। तो देखिए 1 डिग्री में पार करने में 4 मिनट, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट, यानी इसकी 90 के कितने क्वार्टर हो जाएंगे, 4 क्वार्टर हो जाएंगे। 90 फिर 90 फिर 90 फिर 90, फिर हम इसका मान निकाल लेंगे कितना होगा। क्लियर। देखिए 4 मिनट का समय लगता है, कितना, 1 डिग्री को, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अब हमने निकाला यहाँ 90 डिग्री, इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री, 1 डिग्री में 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लग रहा है, तो 90 डिग्री में कितना समय लगेगा, 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लगा, तो 90 डिग्री में कितना हो, 360 घंटे, 360 घंटे। ठीक है, 1 घंटा कितने का होता है, 1 घंटा 60 मिनट का होता है, यानी हम इसको मिनट में निकालें। देखिए 6 घंटे निकल कर आ गया। 60 मिनट से कितना निकल जाएगा, 6 घंटे। अब हमने कितने क्वार्टर में बांटा था इसको, 4 क्वार्टर में बांटा था, तो 6 चौक 24, ये आ गया 24 घंटे, यानी 24 घंटे का क्या हो गया, 1 दिन हो गया। समझ में आया है नहीं है, देखो फिर समझा देते हैं। 360 डिग्री का वृत्त का कोण है, जो वृत्त का जो कोण है वो कितना है, 360 डिग्री का है। इसमें हमने 4 का भाग लगा दिया, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं कि एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का। तो 1 क्वार्टर आ गया, कितना आ गया, 1 क्वार्टर, यानी 90 + 90 आप करोगे, 9 चौक 36 हो गया, ये कोण आ गया, 360 डिग्री का कोण आ गया। अब आपने क्या किया कि 90 डिग्री को पार करने, यानी एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लग रहा है, ये हमने लिख दिया 4। तो 90 डिग्री को पार करने में कितने घंटे का समय लगेगा, 360 घंटे का समय लगेगा। 1 घंटा कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का, तो कितने घंटे निकल के आ गए, 6 घंटे निकल के आ गए। और फिर 6 को हमने 4 से इंटू कर दिया, तो 1 घंटे में, 1 दिन में कितने घंटे आ गए, 24 घंटे निकल कर आ गए। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, तो एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो पृथ्वी की पहली गति है, यानी घूर्णन गति जो है, तो घूर्णन गति के क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, क्या क्या इफेक्ट होते हैं। देखिए, समय का निर्धारण करती है, मौसम में परिवर्तन करती है, ठीक है, अपकेंद्रीय बल इसमें निहित होता है, साथ ही साथ दिन रात में परिवर्तन होता है, दिन रात की अवधियों में परिवर्तन होता है, दिन रात का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से हमने इस क्लास में पृथ्वी की जो पहली गति है, यानी कि परिभ्रमण, घूर्णन या दैनिक गति, या उसको हम इंग्लिश में कहते हैं रोटेशन मोशन, ठीक है। तो पहली गति को हमने पढ़ लिया है, आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर, सारी बातें हमने कर ली है। जो भी इसमें पॉइंट थे उस पर हमारी चर्चा हो गई है।
नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम दूसरी गति के बारे में अध्ययन कर लेंगे और देख लेंगे कि दूसरी गति से क्या क्या इम्पैक्ट होता है। हालांकि उससे इतना इम्पैक्ट नहीं होता जितना रोटेशन से होता है, तो रोटेशन जो मोशन है उससे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल हम पढ़ लेंगे रेवोल्यूशन का। ठीक है, थैंक यू।